क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी जो पिछली क्लासें हुई है वह मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में हुई है। तो पहले तो मेरी ओर से यानी रामबाण क्लासेज की तरफ से आप सभी लोगों को चतरा चौथ यानी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मारवाड़ के किस शासक के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा पिछली क्लास में अपन ने मारवाड़ के राजा मालदेव के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था मालदेव के बारे में। मालदेव शासक कहाँ के? मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव। तो मैंने आपको मालदेव के विवाह के बारे में भी बताया था कि इनका जो विवाह था वह जैसलमेर के लूणकर्ण की पुत्री उम्मादे के साथ में हुआ था। उसके अलावा मैंने आपको इनके द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए उसके बारे में बताया था कि इनके द्वारा जनवरी 1541 को पहुबा का युद्ध लड़ा गया था और पहुबा के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह की हत्या कर दी जाती है मालदेव के सेनापति जेतारण कुपा के द्वारा। तो उसी क्रम में आज अपन आगे की बात करेंगे इनके द्वारा और कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए उन युद्धों के बारे में। तो मारवाड़ के राजा कौन थे? तो मारवाड़ के राजा का नाम था राव मालदेव। और इनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उस युद्ध की अपन चर्चा करें तो इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था गिरी सुमेल या जैतारण पाली का युद्ध। वैसे आपको याद क्या रखना है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये जेतारण जो स्थान है जो पाली तहसील जो पाली जिले में आता है वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसको गिरी सुमेल या जेतारण पाली का युद्ध भी अपन कह सकते हैं। और ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, जबकि जो पहुबा का युद्ध था ये जनवरी 1541 में लड़ा गया था, जबकि ये गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। एक तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव और दूसरी तरफ इसमें दिल्ली के शासक का नाम था शेरशाह सूरी। और जब मैंने आपको बीकानेर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको यह भी बताया था खजुराहो जो जयसिंह था, इस जयसिंह के पुत्र जयसिंह की जब हत्या कर दी जाती है मालदेव के द्वारा, तो जयसिंह के जो पुत्र थे कल्याणमल और भीम वह कहाँ पे आ जाते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास आते हैं? शेरशाह सूरी के पास आते हैं। और शेरशाह सूरी को मारवाड़ के राजा मालदेव पर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात मैंने आपको जब बीकानेर पढ़ाया था उस समय भी बताई थी। तो मैं अब क्या बता रहा हूँ, गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 को। एक तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव और दूसरी तरफ दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था शेरशाह सूरी। इधर मारवाड़ के राजा मालदेव के 2 सेनापति थे, युद्ध में 2 सेनापति थे। और सेनापतियों में वही कौन? जैता और दूसरे का नाम कुपा। ये इनके 2 विश्वसनीय सेनापति थे, मारवाड़ के राजा मालदेव के सेनापति। तो इस शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया जाता है? इस शेरशाह सूरी के मैं आपको अब एक कहानी बताने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से अपन इस सारे टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम तो था मालदेव और मालदेव के सेनापति कौन थे? जेतारण कुपा। इधर दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी। और युद्ध कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। और हुआ कब? 5 जनवरी 1544 को।
तो इस शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया जाता है, इस शेरशाह सूरी के द्वारा इस जेता और कुपा के जो टेंट है, कहने का मतलब ये जिस स्थान पे सेना रुकी हुई थी युद्ध से पहले, उस स्थान पर पहले इस शेरशाह सूरी के द्वारा अपने खुफिया एजेंट, कहने का मतलब सैनिकों को भेजा जाता है और इस जेता एंड कुपा के इन दोनों के आवास स्थल पर क्या रुपए रखवा दिए जाते हैं, मतलब मुद्राएं रखवा दी जाती है। क्या मुद्राएं रखवा दी जाती है। क्या रखवा दी जाती है, मुद्राएं रखवा दी जाती है। कहने का मतलब जेता एंड कुपा को तो इस बात का पता ही नहीं है, तो अपने आवास स्थल पर कुछ इस शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ मुद्राएं, कुछ रुपए रखवा दिए गए हैं, जबकि जेता एंड कुपा को इस बात का पता नहीं था। और इस शेरशाह सूरी के द्वारा कहने का मतलब गोपनीय तरीके से इनके आवास स्थल पर मुद्राएं रखवा दी जाती है और शेरशाह सूरी के द्वारा इस मालदेव के पास में यह संदेश भिजवाया जाता है कि कल जो युद्ध होगा, इस युद्ध में ये जो जेता और कुपा है, तो ये जेता और कुपा कहने का मतलब आपके साथ राजद्रोह करेंगे, कहने का मतलब आपको धोखा देंगे, ऐसा संदेश भिजवाया जाता है। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। किसको भिजवाया जाता है, मालदेव को। जब मालदेव को संदेश प्राप्त होता है तो मालदेव के द्वारा जब इस जेता और कुपा के आवास स्थल की कहने का मतलब आवास स्थल की जब इंक्वायरी की जाती है, जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, तो जेता और कुपा के आवास स्थल पर मुद्राएं पाई जाती है। तो इससे परेशान होकर ये जो राव मालदेव थे, ये मालदेव कहाँ पे चले जाते हैं, अपनी संकटकालीन राजधानी। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय आपको ये बताया था तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी क्या थी, तो आप बताओ कमेंट करके। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी सिवाना। क्या थी, सिवाना। तो जब ये मुद्राएं जेता और कुपा के टेंट में पाई जाती है तो ये जो राव मालदेव थे ये नाराज होकर कहाँ पे चले गए, ये तो चले गए सिवाना। अब रही बात जेता और कुपा की, तो जेता और कुपा अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए इस शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो युद्ध अब किन किन का होगा, शेरशाह सूरी और जेता एंड कुपा ये दोनों मिलकर अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध में होता क्या है, एक समय ऐसा आ जाता है जब जेता और कुपा को ये लगने लगता है कि अपनी विजय संभव है और इस शेरशाह सूरी को ये लगने लग जाता है कि अपनी हार है ना वो निश्चित है। तो इस शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा नमाज पढ़ने का समय मांगा जाता है युद्ध के दौरान। कहने का मतलब इसके द्वारा ये बोला जाता है कि हम क्या है नमाज पढ़ना चाहते हैं, और पीछे से दिल्ली से एक सैनिक टुकड़ी मंगवा ली जाती है और जब से सैनिकों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो युद्ध में कहने का मतलब जेता और कुपा को वीर गति प्राप्त होती है। इन दोनों को क्या होती है, वीर गति प्राप्त, वीर गति प्राप्त होती है। और इस युद्ध में जेता और कुपा अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो युद्ध हुआ गिरी सुमेल जेतारन पाली का युद्ध, इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहते हैं, विजयी। और मारवाड़ के राजा मालदेव की इस युद्ध में क्या होती है, हार होती है। लेकिन इस जेता और कुपा के द्वारा इतने जोश और उत्साह के साथ ये मतलब इतना भयंकर युद्ध लड़ा गया का एक समय शेरशाह सूरी को ये लगने लग गया था कि हमारी पराजय निश्चित है। तो वैसे तो जीता तो शेरशाह जो सूरी है वही इस युद्ध में विजयी रहते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी के द्वारा एक बात बोली जाती है और वो बात क्या बोली जाती है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार ये बात पूछी जा चुकी है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत
खो देता। कहने का मतलब जब जेता और कूपा के द्वारा इतना भयंकर युद्ध किया जाता है, कई युद्ध में शेरशाह सूरी को अपनी हार है ना, वह कहने का मतलब अनुमान लग जाता है कि अपनी हार तो निश्चित है। तब शेरशाह सूरी एक बात कहता है, एक वाक्य बोलता है, पर वो वाक्य क्या है? मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वाक्य किसने बोला? तो ये शेरशाह सूरी ने बोला था। तो आपको गिरी सुमेल का युद्ध याद रखना है 5 जनवरी 1544 को। एक तरफ शेरशाह सूरी, दूसरी तरफ मालदेव थे। मालदेव के दो सेनापति जेता कूपा। युद्ध में हार किसकी हुई? मालदेव की हार हुई और शेरशाह सूरी की विजय हुई। और इस शेरशाह सूरी के द्वारा एक वाक्य बोला गया, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो मैंने आपको जो कहानी बताई है उसको आप समझने का प्रयास करना, और उसके अलावा मैंने आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। और अपन अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। तो मालदेव इस युद्ध के पश्चात कहाँ पे चले जाते हैं? अपनी जो संकटकालीन राजधानी है सिवाना, वहाँ पे मालदेव चले जाते हैं। और जेता एंड कूपा युद्ध करते हुए अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाते हुए क्या करते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है? फिर मालदेव के जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रसेन। तो मालदेव और मालदेव के पुत्र कितने थे? तो मालदेव के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। पहला पुत्र राम, दूसरा पुत्र उदय सिंह, वैसे पुत्र तो बहुत थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो कुछ पराक्रमी पुत्र थे उनकी अपन चर्चा करेंगे। एक का नाम बताया मैंने आपको राम, दूसरे का नाम उदय सिंह और तीसरे का नाम था चंद्रसेन। और चौथे का नाम था रायमल। तो जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है, तो मालदेव के 4 पुत्र राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल, तो इनको कुछ जागीरें प्राप्त होती है। राम को गुंदोज की जागीर प्राप्त होती है। कहाँ की? गुंदोज की। उदय सिंह को फलोदी की जागीर प्राप्त होती है। कहाँ की? फलोदी की। और चंद्रसेन क्या बने? चंद्रसेन शासक बने थे इस समय। क्या बने? शासक। और रायमल को क्या मिला? सिवाना की जागीर मिली। कहाँ की? सिवाना की। इनको कहाँ की जागीर मिली? सिवाना की जागीर मिली। राम को गुंदोज, उदय सिंह को फलोदी, चंद्रसेन शासक बने और रायमल को सिवाना की जागीर प्राप्त हुई। और इस चंद्रसेन के अगर समय की बात करें तो इसका समय माना जाता है 1562 से 1581 ईस्वी। और समकालीन इनके अगर मुगल वंश के शासक की बात करें, मुगल वंश, तो मुगल वंश के शासक कौन थे? अकबर। क्योंकि अकबर का समय कितना है? तो अकबर का समय बताओगे आप 1556 से 1605 ईस्वी, ये अकबर का समय है। तो इस चंद्रसेन के समकालीन जो शासक थे उनका नाम था अकबर। तो ये जो चंद्रसेन थे ये भी काफी महत्वाकांक्षी, कहने का मतलब महत्वाकांक्षी शासक थे। इनके द्वारा भी अपने ही पिता की तरह दिग्विजय की नीति अपनाई गई, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। तो इस चंद्रसेन ने क्या किया? अपने जो भाई थे कौन? उदय सिंह, इसके ऊपर भी आक्रमण किया। और गुंदोज के जो जागीरदार थे राम, इनके ऊपर भी आक्रमण किया। और इधर सिवाना के रायमल के ऊपर भी क्या किया इसने? आक्रमण। इन तीनों भाइयों पर चंद्रसेन के द्वारा क्या किया गया? आक्रमण। तो ये तीनों भाई कौन? राम, उदय सिंह और रायमल, ये तीनों कहाँ पे चले जाते हैं? अकबर के पास में। राम भी कहाँ पे चला गया? अकबर के पास। उदय सिंह भी कहाँ पे चला गया? अकबर के पास। और रायमल भी कहाँ चला गया? अकबर के पास। और अकबर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है कि हम तीनों जो भाई हैं वह आपकी तरफ हैं और आपको मेरे भाई चंद्रसेन का मामला परमानेंटली
सेट करना है। तो आज मैंने आपको जेतारण पाली के युद्ध के बारे में बताया, और जब मालदेव का देहांत हो जाता है तो इनके 4 पुत्रों में किसको क्या जागीर मिली, कौन शासक बना, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब अपने अगले जो मारवाड़ के शासक हैं उनका नाम क्या है, चंद्रसेन। तो अब अपन चंद्रसेन की चर्चा करने वाले हैं। चंद्रसेन मारवाड़ के पराक्रमी शासकों में से एक थे। जिस प्रकार मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार ये जो मारवाड़ के चंद्रसेन थे, इन चंद्रसेन के द्वारा भी आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। तो अगले जो मारवाड़ के शासक है उनका नाम है चंद्रसेन। अगले मारवाड़ के शासक कौन है, चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को इनको प्रताप का अग्रगामी प्रताप का पथ प्रदर्शक, उसके अलावा मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा शासक भी आ जाता है। तो ये जो चंद्रसेन थे, इनको मारवाड़ का प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी बोला जाता है। ये मारवाड़ के जो राजा चंद्रसेन थे, इनके द्वारा आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई, और अकबर के द्वारा इन चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए 1564 में हुसैन कुली खां को, 1574 में जलाल खां को और 1577-78 में शाहबाज खां और राय सिंह को भेजा गया। और जो 3 नवंबर 1570 को 3 नवंबर 1570 को अकबर का जो नागौर दरबार हुआ था, उस नागौर दरबार में भी ये गए थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने, और आजीवन अकबर से अपनी आज़ादी और संघर्ष के लिए लड़ते रहे। तो इन चंद्रसेन के बारे में आपको ये याद रखना है, इनको प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप और राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। अब अकबर के द्वारा इन पर अटैक करने के लिए कौन कौन से सैन्य अभियान भेजे गए और क्या इन चंद्रसेन के द्वारा किया गया, इन्होंने शरण कहाँ पे ली, क्या इनका मामला था, इन सब बातों की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। पहले तो आप इसको नोट आउट करो, उसके अलावा आप अपने जो भी क्लासें देखते हो उन क्लासों के अच्छे से नोट्स बनाओ और आगे पढ़ते रहो और अच्छे खुश रहो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।